अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद जी पर वेलकम करती हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको उर्दू और हिंदी में इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस यानी कि ESP इन कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के एप्लीकेशन, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। सबसे पहले हम आते हैं हमारे टॉपिक की डेफिनेशन की तरफ। इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज अ सबसेट ऑफ इंग्लिश एज सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज. इट यूजुअली रेफर्स टू टीचिंग द इंग्लिश लैंग्वेज टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और पीपल ऑलरेडी इन एम्प्लॉयमेंट विद रेफरेंस टू द पर्टिकुलर वोकेबलरी एंड स्किल्स दे नीड। यानी कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस जो है, ये वो फील्ड है यानी कि सब फील्ड है इंग्लिश का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश स्टूडेंट्स को इंग्लिश टीच करते हैं जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश नहीं है बल्कि कोई और है, और वो इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए, किसी और एक्टिविटी या फिर पर्पस के लिए। इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस का मतलब भी यही है कि इंग्लिश जो है लर्न की जाती है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जो कि जॉब हो सकती है, कोई अदर एक्टिविटी हो सकती है, जिसमें इंग्लिश को हम टीच करते हैं। English for specific purpose is the teaching of English to students whose first language is not English but who need it for a particular job, activity and purpose. अब यानी कि हमें क्लियर हो गई है इसकी डेफिनेशन कि English for specific purpose जो क्या है, वो है teaching of English to students whose first language is not English. यानी कि उन लोगों को इंग्लिश टीच करना है जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है बल्कि वो किसी पर्टिकुलर जॉब या एक्टिविटी के लिए इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं। इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज। अब आ गए हैं हमारे पास इस इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज यानी कि ESP की एटमोलॉजी। फ्रॉम द अर्ली 1960s, English for specific purpose has grown to become one of the most prominent areas of English as a foreign language teaching today. यानी कि 1960s के बाद से ही इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस जो है EFLT यानी कि इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग, ये एक सब्जेक्ट बन चुका है जिसे हम लोग लर्न करते हैं। उसके बाद है हमारे पास ब्रांचेज ऑफ ESP यानी कि ब्रांचेज ऑफ इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मेन इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस की दो ब्रांचेज हैं जिसमें आ जाती है EAP। EAP स्टैंड फॉर इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस एंड EOP इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पस। यानी कि ESP की दो ब्रांचेज हैं, EAP और EOP, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस एंड इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पस। इनकी जो सब ब्रांचेज हैं, इनमें EAP जो है इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस, इसकी जो सब ब्रांच है उसमें है EST इंग्लिश फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एकेडमिक पर्पस में क्या आ जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद जब इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पस है, उसकी मजीद जो है सब ब्रांचेज वो है EBE। EBE स्टैंड्स फॉर इंग्लिश फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, एंड ESS इंग्लिश फॉर सोशल स्टडीज। अब जो इंग्लिश फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स था, उसकी मजीद जो सब ब्रांचेज है उसमें है EGBP यानी कि इंग्लिश फॉर जनरल बिजनेस पर्पजेज एंड ESBP इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज। इसकी मजीद यानी कि डिटेल मैं आपको आगे दे देती हूँ। EAP स्टैंड्स फॉर इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पज, EOP स्टैंड्स फॉर इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पज। अब जो EOP था उसकी जो मजीद सब ब्रांचेज है वो है EST इंग्लिश फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड EBE इंग्लिश फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। अच्छा जी, अब EST तो खत्म हो गया। अब EBE की मजीद जो सब ब्रांचेज है उसमें आ जाते हैं ESS इंग्लिश फॉर सोशल स्टडीज एंड EGBP इंग्लिश फॉर जनरल बिजनेस पर्पजेज एंड इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक बिजनेस पर्पज। अब है हमारे पास इसकी जो लीगल, अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि लिंग्विस्ट्स के अकॉर्डिंग जो ESP की डेफिनेशन है उसमें हचिंसन एंड वाटर्स जो है वो इसको डिफाइन करते हैं कि ESP इज नॉट प्लान्ड एंड कोहेरेंट मूवमेंट। यानी कि वो लोग कहते हैं कि अगर हम अपना माइंड बनाए पहले इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले, तो हम लोगों को पता चलेगा। तो हम थोड़ा सा टाइम ज़रा ठहर जाएं, इस टॉपिक को यहीं पर रोक दें और थोड़ा सा सोचें कि इंग्लिश जो है कि इंग्लिश है क्या, आखिर क्यों हम इसको सीख रहे हैं, आखिर इतना ये वाइड क्यों है, और इंटरनेशनली हम इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं। जब हम इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को देखेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, इसकी जो पावर है उसको देखेंगे कि इसकी वर्ल्ड वाइड आज इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है ऑक्यूपेशन में भी, यानी कि ट्रेड में भी दी जा रही है और एकेडमिक प्रेफरेंस में भी, एजुकेशनल प्रेफरेंस में भी इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो तब हमें पता चलेगा कि ये जो इंग्लिश है वो हर जगह यूज़ हो रही है। इंग्लिश के कहाँ हर जगह यूज़ हो रही है, तब हम लोगों को रियलाइज़ होगा कि इंग्लिश जो है अब ये सिर्फ लिंग्विस्ट ही इंग्लिश को यूज़ नहीं करते, ना ही ग्रामर से जो ग्रामेरियन है वो इंग्लिश को यूज़ करते हैं, बल्कि आज हर नेटिव और नॉन नेटिव स्पीकर्स जो है हर फील्ड में उनको ज़रूरत है कि वो इंग्लिश को लर्न करें अपने प्रोफेशंस में आगे बढ़ने के लिए, अपनी जॉब से रिलेटेड, अपने एकेडमिक लेवल पे, किसी भी लेवल पे अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूरी है कि वो क्या करें, इंग्लिश को लर्न करें। ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ आखिर है क्या।
According to Hutchinson and Waters, ESP was not planned and coherent movement, but it has emerged because of numerous unified trends based on notably three main reasons. अच्छा, ये प्लान कोई coherent planned movement नहीं थी, प्री प्लान नहीं था, यानी कि जो इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस है ये प्री प्लान मूवमेंट नहीं थी, बल्कि आज जो हम देख रहे हैं इंग्लिश की इतनी बढ़ती हुई इंपॉर्टेंस को देखते हुए, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जब इंपॉर्टेंस को देखा गया है और इसकी ग्रोथ को देखा गया है, तब जो बेसिक रीजंस हमारे पास आ जाती हैं, 3 बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस के सब्जेक्ट को डिजाइन किया गया था। कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स के अंदर एक अलग इसको यानी कि फील्ड बना दिया गया है। ठीक, जो बेसिक रीजंस हैं जिन्होंने जन्म दिया है ईएसपी को, वो जो है उनमें पहले नंबर पे आ जाती है डिमांड ऑफ द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, यानी कि इंग्लिश जो है आज डिमांड बन चुकी है पूरी वर्ल्ड की, हर फील्ड में, चाहे वो ऑक्यूपेशन का कोई ट्रेड का हो, चाहे वो किसी दूसरा बिजनेस रिलेशंस हो, इंटरनेशनल मार्केट हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी टेक्नोलॉजी का कोई फील्ड हो, बिजनेस का कोई फील्ड हो, मेडिकल का कोई फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, हर जगह, चाहे वो पायलट्स हो, जो भी हो, यानी कि मेडिकल कोर्स के जो मेडिकल का स्टूडेंट होगा वो उसका मेडिकल कोर्स इंग्लिश में होगा, जो पायलट्स होंगे उनके जो एविएशन कोर्सेज होंगे वो इंग्लिश में होंगे, उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट बुक्स होंगी वो सारी इंग्लिश में होंगी। तो आज हर फील्ड में, यानी कि एकेडमिक पर्पस में भी और हर फील्ड में इंग्लिश की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये तो हो गया पहला रीज़न जिसकी वजह से ईएसपी को जन्म मिला। जो सेकंड रीज़न है इसका वो है रेवोल्यूशन इन लिंग्विस्टिक्स, यानी कि लिंग्विस्टिक में रेवोल्यूशन आ रही है। हम लोगों को पता है कि इंग्लिश जो है वो 350 बोरोड वर्ड्स से मिलकर बनी हुई है, तो जिनके लिंग्विस्टिक में डे बाय डे चेंज आता जा रहा है, उस वजह से भी इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस को डिजाइन किया गया कि हम उसमें नई तब्दीलियों की वजह से एक अलग सेपरेट जो है फील्ड बना देते हैं। फोकस ऑन लर्नर। अब जो ईएसपी है वो लर्नर के ऊपर फोकस करता है, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये तो हो गया हमारे पास कि ईएसपी जो है उसका पर्पस क्या है। अब जो है इसका हिस्टोरिकल पीरियड्स जो है ईएसपी के, यानी कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस के 2 की हिस्टोरिकल पीरियड्स हैं जिन्होंने ईएसपी को लाइफ दी है। उनमें नंबर 1 है एक्सपेंशन इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, और सेकेंडली हमारे पास लिंग्विस्टिक रेवोल्यूशन। अगर हम देखें एक्सपेंशन इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, तो 1945 के बाद, ठीक है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसकी वजह से जिसके बाद यानी कि रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई है। साइंटिफिक स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन हुई है, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स में हर एक चीज़ में यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुई है। तो यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है, क्योंकि तब यानी कि इंग्लिश जो पीपल थे वो हर पावर में आ गए थे। ठीक, यानी कि साइंटिफिक और टेक्निकल और इकोनॉमिक वे में, हर एक वे में इंटरनेशनल स्केल पर इसको इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली थी, और यही ही बेसिक फोर्सेस थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी और कॉमर्स, यानी कि ये 2 बेसिक फोर्सेस थे जिन्होंने ईएसपी को जन्म दिया था। ठीक, अब यानी कि हम कह सकते हैं कि importance of technology and commerce in this period, the demand for English to suit those needs had vastly expanded and people now learn English because of very specific reason। यानी कि जो specific reasons है, टेक्नोलॉजी आ गई, इकोनॉमिक्स आ गई, साइंस आ गई, इस वजह से ही लोग जो है वो क्या करते हैं, इंग्लिश को स्टडी करते हैं और उसे लर्न करते हैं। सेकेंडली हमारे पास है लिंग्विस्टिक रेवोल्यूशन। जो दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से ईएसपी इमर्ज हुआ वो है लिंग्विस्टिक रेवोल्यूशन। इस पीरियड ऑफ टाइम में हम लोगों को पता चलता है कि इंग्लिश के जो कोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, दिन ब दिन, यानी कि डे बाय डे उनके आइडियाज़ जो है वो भी ग्रो कर रहे हैं हर फील्ड में, और उसके अलावा हर एरिया में जो लैंग्वेज बोली जा रही है उसमें भी चेंजेस आ रही हैं। जब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो उनके इंटरेक्ट मर्ज होने से एक न्यू लैंग्वेज जो है, हाइब्रिड इंग्लिश, वो बन रही है। तो लिंग्विस्टिक जो है रेवोल्यूशन हर एरा में उसको चेंज मिल रहा है। ठीक हो गया, ये तो यानी कि इसका हिस्टोरिकल पीरियड है। अब हमारे पास पर्पस ऑफ लर्निंग इंग्लिश। पर्पस क्या है आखिर इंग्लिश लर्निंग लैंग्वेज का? अब जी लर्निंग ऑफ इंग्लिश, इसके जो बेसिक पर्पस है वो इम्पॉर्टेंट, यानी कि अगर हम देखें तो सबसे पहले डिफरेंस तो है ही लर्नर्स के दरमियान और उसके अलावा जी लर्निंग इंग्लिश। पहले हम लोग को पता चलता है कि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, लर्निंग इंग्लिश की बात करते हैं, तो एक हमारे पास आ जाता है वही इंग्लिश जो हम लर्न कर रहे हैं, और दूसरा हमारे पास आ जाते हैं लर्नर्स जो हमारे पास उस सेकंड लैंग्वेज को लर्न करने वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक, ईएसपी स्टूडेंट्स आर यूजुअली एडल्ट्स। जो ईएसपी इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस के यानी कि जो इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस के जो स्टूडेंट्स हैं वो है अडल्ट्स, तो उनकी जो लर्निंग टेक्निक्स होंगी, जो स्किल्स होंगी वो भी तो चेंज होंगी ना। हु ऑलरेडी हैव सम एक्वेंटेंस विद इंग्लिश एंड आर लर्निंग द लैंग्वेज इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट अ सेट ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स, यानी कि वो पर्टिकुलर जॉब के लिए या फिर किसी से कम्युनिकेट करने के लिए ही क्या कर रहे होंगे, उस इंग्लिश को लर्न कर रहे होंगे। अब जो ईएसपी का जो बेसिक पर्पस क्या है कि ये एडल्ट लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों को अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए या फिर अपने स्पेसिफिक जॉब के लिए, जॉब रिलेटेड फंक्शंस के लिए उनको क्या करना पड़ता है, इंग्लिश को लर्न करना पड़ता है। अब जी है ये जो इंग्लिश है ईएसपी, ये फोकस करती है किस चीज़ के ऊपर, लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। ईएसपी कंसंट्रेट्स मोर ऑन लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट देन ऑन टीचिंग ग्रामर एंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, ना कि सिर्फ ग्रामर को टीच कर दिया जाए। अब जी इसमें ईएसपी का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है कि ये
जो इंग्लिश हम लोगों को टीच करते हैं उसको क्या करते हैं, हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने उस फील्ड में इंग्लिश को अप्लाई कर सकते हैं जिसको हम सीख रहे होते हैं। ये इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सिर्फ पढ़ा दिया है आपका काम खत्म, नहीं, आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करवानी है। और ये जो कॉन्टिन्यूसली ड्रिल्स होती हैं यही क्या करती हैं, इंसान को उस इंग्लिश के ऊपर कमांड दे देती हैं। उसके अलावा जो है इसका एक और इम्पॉर्टेंट पर्पस है, कैरी सब्जेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस टू बिजनेस मैनेजमेंट। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या आ जाती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस के यानी कि सब्जेक्ट्स नहीं होते, ये इस वेरियंग सब्जेक्ट्स को कवर करती है जिसमें हम लोग कंप्यूटर साइंस और अकाउंटिंग से लेकर टूरिज्म और बिजनेस मैनेजमेंट से सारे सब्जेक्ट्स जो है वो हम लोग रीड करते हैं। अच्छा, जो ESP का फोकल पॉइंट है इसमें हम लोगों को इंग्लिश जो है वो सिर्फ एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि इंग्लिश जो है वो हम लोगों को हमारा जो टारगेट है उससे रिलेटेड हम लोगों को पढ़ाई जाती है। ठीक हो गया, जिसमें हमारे पास आ जाती है कि इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं और वो भी सेम है, और उसके अलावा जो सब्जेक्ट मैटर है कि हम लोग किस पर्पस के लिए इंग्लिश लर्न कर रहे थे वो भी हम लोगों को साथ में सिखाया जाता है। अब है हमारे पास ESP एंड ESL। ESP stands for English for specific purpose and ESL stands for English as a second language। अब हम लोग देखते हैं कि ESP और ESL हैं क्या। अच्छा, जब आप बात करते हैं ESP की, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस की, तब हम लोगों के माइंड में आता है कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि ये इंग्लिश फॉर सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। हम लोग क्या करते हैं, हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है वो चेंज होती है। हम लोगों को इस वर्ल्ड में ट्रेड करने के लिए, जॉब करने के लिए, या फिर अपनी स्टडीज़ के रिगार्डिंग हम लोग को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सेकंड लैंग्वेज यानी एक फॉरेन लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश आज वर्ल्ड वाइड इंग्लिश ही सीखी जा रही है, उसके लिए हमें क्या कर किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इंग्लिश को लर्न करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम लोगों के पास ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो बेसिक स्किल्स हैं वो होनी चाहिए, बल्कि हम लोग उसको अप्लाई भी कर सकें। अब ESL जो है सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, उसमें 4 बेसिक स्किल्स जो थी, जिसमें क्या आ जाती है हमारे पास, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये बेसिक स्किल्स इन पे फोकस किया जाता है। लेकिन ESP में सिर्फ और सिर्फ इन बेसिक स्किल्स को एम्फसाइज नहीं किया जाता, बल्कि इसमें हम लोगों को एनालिसिस दिए जाते हैं, और उसके अलावा जो स्किल्स होती हैं वो सिर्फ वही स्किल्स होती हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए नेसेसरी होती हैं। उनका जो सेंटर्ड होता है, जो उनके सब्जेक्ट मैटर होता है, जो जिसके ऊपर स्टूडेंट्स फोकस कर रहे होते हैं, लर्नर्स फोकस कर रहे होते हैं, सिर्फ वही सब्जेक्ट्स और स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं। ESP और ESL का डिफरेंस हो गया। अब है हमारे पास जो ESP है, ये एक स्पेसिफिक टर्म है। इसमें ये जो टर्म स्पेसिफिक है ये रेफर करती है स्पेसिफिक पर्पज फॉर लर्निंग इंग्लिश। अब इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पज, नाम से ही जाहिर है कि ये जो वर्ड स्पेसिफिक है ये किसी स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी है या फिर स्पेसिफिक पर्पज फॉर लर्निंग है, कि हम ये जो इंग्लिश लर्न कर रहे हैं उसके लर्न करने की एक खास वजह है। हम सिर्फ और सिर्फ यानी कि डिफरेंट फील्ड्स हो सकते हैं, लाइक हम अकाउंटिंग के लिए इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं, हम बिजनेस मैनेजमेंट के लिए इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स के लिए लर्न कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में लर्न कर रहे हैं, या फिर टूरिज्म में। हर एक यानी कि स्पेसिफिक फील्ड है जिसमें हम लोग इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं। वो हमारा एकेडमिक पर्पज हो सकता है, वो हमारे जॉब से रिलेटेड पर्पज हो सकता है, या फिर हम लोगों को कहीं पे सेटल होने के लिए, फॉरेन कंट्री में सेटल होने के लिए हम लोगों को इंग्लिश लर्न करने की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा है हमारे पास कि ये जो टर्म है, ये जो फील्ड है इंग्लिश है, ये ऑलरेडी नोन है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ESP जो है वो एक्सेस करती है, हम लोगों को मोटिवेट करती है, और हम लोगों को सिर्फ हमारा सब्जेक्ट मैटर और हम वो एक टॉपिक सिखाती है जिसमें हम लोगों का मेन फोकस होता है। और स्टूडेंट जो है वो हर फील्ड में इस पे अप्रोच कर सकते हैं जो कि उनसे रेलिवेंट है और उनसे रिलेटेड है। टर्म ये हो गया। उसके बाद है जी फैक्टर्स ऑफ ESP। इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस के 2 बेसिक फैक्टर्स हैं, जिसमें आ जाती है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हम लोगों ने देखा है कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस वो एक फील्ड है, एक एप्लीकेशन है कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स की, जिसमें टीच की जाती है इंग्लिश उन लोगों को जिनकी सेकंड लैंग्वेज यानी कि जिनकी मदर टंग जो है वो चेंज है। अच्छा, अब इसमें एक तो टीचर होगा और दूसरा क्या होगा, लर्नर यानी कि जो स्टूडेंट होगा। अब ये जो बेसिक फैक्टर्स हैं ESP के वो 2 हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स। टीचर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम लोगों को पता है कि एक जो टीचर होता है उसका जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है सेकंड लैंग्वेज को टीच करने का, वो थोड़ा सा अब क्या होगा, यहाँ पे ESP में वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करेगा, टीचर सबसे पहले तो अपना उसने देखना है कि वो जो पढ़ा रहा है उसका एक्सपीरियंस तो ठीक है, बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन अब उसको अपना वे ऑफ टीचिंग जो है वो थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ ESP में जो स्टूडेंट्स की, लर्नर्स की जो डिमांड होती है वो चेंज होती है, और क्योंकि हम लोगों को फोकस करना होता है और साथ के साथ हम लोगों को ड्रिल्स भी प्रोवाइड करनी होती हैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना होता है जिसमें जो ओनली जो एक इंग्लिश स्पीकिंग जो पर्सन है वो टीचर है, तो टीचर की जो इंग्लिश होनी चाहिए वो फ्लुएंट होनी चाहिए, उसका जो लेसन है उसको पहले से तैयार होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उसका जो कोर्स है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी, लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी उसको स्टूडेंट्स के लिए अपने गोल्स जो हैं वो सेट करने चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती है ऑर्गेनाइजिंग कोर्स, यानी कि जो टीचर है जो कि सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स को या फिर इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक जो पर्पस के लिए इंग्लिश लर्न कर रहे हैं उन लर्नर्स को जो चीज़
टीच कर रहा है उसका जो कोर्स है वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, उसके लर्निंग गोल्स जो है वो सेट होने चाहिए, और उसका ये जो प्रोग्राम है इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम यानी कि वो जो भी चीज़ पढ़ा रहा है वो एक्टिविटीज़ बेस्ड होना चाहिए, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स को फीडबैक मिलना चाहिए, और उसके अलावा फीडबैक मिलने के साथ साथ उनके साथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जो कि उनका गोल है जिसको वो लर्न कर रहे हैं। सेकेंडली जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें हमारे पास आ जाती है सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब ये जो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, लॉन्ग टर्म गोल सेट करे और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करे अपने स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स के लिए। इसमें क्या आ जाते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। उनका लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा कि उन लोगों ने इंग्लिश फर्स्ट जो भी वो टॉपिक अपना जिस फील्ड में वो इंग्लिश लर्न कर रहे हैं वो उन्होंने बिल्कुल उसके ऊपर कमांड हासिल कर लेनी है। जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको फीडबैक जो मिलेगा तो वो अपने नेक्स्ट लेवल पे उससे बेटर परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है जी क्रिएटिंग अ लर्निंग एनवायरनमेंट। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो चीज़ टीच कर रहा है उसका जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो भी बिल्कुल ऐसा हो कि स्टूडेंट्स जो है वो इन्जॉय करें, जो लर्नर्स हैं वो इन्जॉय करें। यानी कि अब यहाँ पे क्लास के अंदर, क्योंकि ये एक टीचर सेंटर्ड क्लास होगी, तो क्लास के अंदर जो ओनली पर्सन है जो कि इंग्लिश में बात कर रहा है, और स्टूडेंट्स जो है वो अलाउड नहीं है कि वो अपनी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते, मदर टंग में बात नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में बात करेंगे। तो टीचर को चाहिए कि वो क्या करे, अपने स्टूडेंट्स को केयरफुली सुने और उनकी जो उनकी क्वेश्चन हैं या फिर जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या करे, सॉल्व करने की कोशिश करे और उन्हें फीडबैक दे। और उसके अलावा हम लोगों को पता है कि ये जो लर्नर्स होते हैं वो ग्रेट रिस्कर्स होते हैं। पहले वो क्या करेंगे, गलत मलत इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो टीचर होगा वो स्टूडेंट्स को गाइड करेगा और साथ के साथ उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा, एक ऐसा अपनी क्लास का एनवायरनमेंट बनाएगा कि हर स्टूडेंट जो है फ्रीली अपना जो भी उसने सीखा होगा उसको वो परफॉर्म कर सकेगा। उसके बाद है जी इवैल्यूएटिंग द स्टूडेंट्स। टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो अपने स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करे लैंग्वेज लर्निंग में, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करे और उन्हें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे। प्रॉब्लम्स तो हर कोई सुन लेता है, लेकिन सॉल्यूशंस भी साथ में उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। फाइंड आउट द स्किल्स दे नीड टू फोकस ऑन। और एक टीचर की ये सबसे बड़ी एबिलिटी होती है कि वो क्या करता है, अपने लर्नर्स की, अपने स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को वो सबसे पहले जज कर लेता है। तो उसे चाहिए कि वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको भी जो उनके अंदर प्लस पॉइंट्स हैं वो उन्हें क्या करे, बताए कि आप लोग क्या कर सकते हो और किस तरह से उनकी जो चॉइसेस हैं वो थोड़ी सी मैनिपुलेट हो सकती हैं और चेंज हो सकती हैं, और वो बेटर वे में अपनी टारगेट लैंग्वेज जो है वो सीख सकते हैं जल्द अज जल्द। अब ये इनके स्टूडेंट्स को वो इवैल्यूएट कर सकते हैं, और एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और जो टीचर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि जो लर्नर्स के लिए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तो उनका टीचर ही होता है। अब हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस में स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको क्या करना चाहिए, उनका जो इंटरेस्ट है अपने लैंग्वेज को लर्निंग में, यानी कि लर्निंग में उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होना चाहिए, और क्या करना, उनकी स्किल्स जो है वो भी इन्हांस्ड होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। उनकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरेस्ट फॉर लर्निंग, कि आप लोग सीखने तो आ गए हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं, आपको एक अच्छा ट्यूटर भी प्रोवाइड किया जा चुका है। अब आप क्या करें, आप अपने टॉपिक को समझें और उसके अलावा अपने टॉपिक में इंटरेस्ट दिखाएं। जब तक स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं होगा तो एक क्लास में एक वो इन्वायरमेंट ही प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा कि जिसमें क्या होगा, एक टीचर जो है वो एक बेटर वे में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। तो सबसे पहले नंबर पे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इंटरेस्ट की। स्टूडेंट्स के बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और अपना इंटरेस्ट शो करवाना चाहिए कि वाकई हम लोग सीखने आए हैं और हमें सिखाया जाए हमारी टारगेट लैंग्वेज को। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है इनके, उनको चाहिए कि वो ऐसे मटेरियल्स पे वर्क करें जो कि रेलिवेंट हों और उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोफेशनल वर्क हो, चाहे वो उनका एकेडमिक वर्क हो, चाहे वो उनकी क्लास की कोई एक्टिविटी ही क्यों ना हो। उन्हें चाहिए कि वो अपना इंटरेस्ट दिखाएं और उसे बेटर वे में परफॉर्म करें। उसके बाद है जी हमारे पास सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज, यानी कि जो लर्नर्स हैं स्पेसिफिक लैंग्वेज के, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक लैंग्वेज की क्लास में जनरली उनके पास क्या होता है कि वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं और उन्हें इंग्लिश बोलने की ज़रूरत होती है, और क्योंकि उनकी जो ऑलरेडी जो फील्ड है उनका जिसके लिए वो इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि वो क्या करें, अपने जो उनकी वोकेबलरी है उसे इन्हांस करें और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलें अपने फील्ड्स में। और उसके अलावा जी जो उनका लिंग्विस्टिक बिहेवियर है वो भी सिचुएशन के साथ क्या करें, चेंज करते जाएं। ये तो हो गया हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट। अब है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ESP, यानी कि इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो ESP है, इट इज़ डिफाइंड टू मीट स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द लर्नर्स। पहले नंबर पर क्या है कि स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द लर्नर को ये बिल्कुल ही पूरा कर देती हैं, यानी कि आपकी नीड जो है उसे फिलअप कर देती हैं। ESP मेक्स यूज़ ऑफ अंडरलाइंग मेथडोलॉजी एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द डिसिप्लिन इट सर्व्स, यानी कि ये उन मेथडोलॉजीज़ और एक्टिविटीज़ को यूज़ करती है जो कि आपके बिजनेस से या फिर आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं। उसके बाद है हमारे पास ESP इज सेंटर्ड ऑन द लैंग्वेज अप्रोप्रिएट टू दीज एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, लेक्सिस, रजिस्टर, स्टडी स्किल्स एंड डिस्कोर्स एंड जॉनरा।
ESP का जो मेन फोकस होता है वो किस चीज़ पे होता है कि वो अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करें ग्रामर और रजिस्टर्स लेक्सेस के अकॉर्डिंग, उनकी यानी कि अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ उसमें होती हैं, यानी कि उनमें किसी भी तरह का कोई भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि वैलिड मटेरियल होता है और रिलायबल मटेरियल यूज़ किया जाता है। डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक डिसिप्लिन, अब हम लोगों को पता है कि इंग्लिश जो है ESP मे बी रिलेटेड टू और डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक डिसिप्लिन, ये सिर्फ इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस, नाम से ही जाहिर है कि ये किसी स्पेसिफिक डिसिप्लिन के लिए ही होगा। यूजेज स्पेसिफिक टीचिंग सिचुएशंस, ESP may use in specific teaching situations as a different methodology from that of general English। अब इसमें कहीं किसी किसी जगह पे जो ESP में क्या होते हैं यूज़ होते हैं स्पेसिफिक जो टीचिंग सिचुएशंस होती हैं वो यूज़ होती हैं, यानी कि टीचर का जो वे ऑफ टीचिंग है वो चेंज हो सकता है। डिज़ाइन फॉर एडल्ट एंड एडवांस्ड लर्नर्स, ESP इज़ लाइकली टू बी डिज़ाइन फॉर एडल्ट लर्नर्स। अभी हम लोगों ने बात की है कि ये एडल्ट लर्नर्स के लिए है जो कि अपने स्पेसिफिक फील्ड में, जो कि उनकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है या फिर उनके एकेडमिक पर्पज़ के लिए हो सकता है, जो कि एडवांस लेवल पे होते हैं, तो उनके लिए ये डिज़ाइन किया गया है स्पेशली, जो कि उनके प्रोफेशनल वर्क और सिचुएशन में उनको हेल्प आउट करता है, यानी कि सेकेंडरी लेवल ऑफ लर्निंग है। उसके बाद है हमारे पास ESP इज जनरली डिजाइन फॉर इंटरमीडिएट और एडवांस्ड स्टूडेंट्स। मोस्ट ESP कोर्सेज एज्यूम सम बेसिक नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज सिस्टम्स। ये तो हो गई जी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब है हमारे पास इसका कंक्लूजन। आज के हमारे इस टॉपिक को हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हचिंसन एंड वाटर्स जो ESP है उससे क्या होना चाहिए, इट शुड बी प्रॉपरली सीन नॉट एज एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज प्रोडक्ट बट एज एन अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग विच इज डायरेक्टेड बाय स्पेसिफिक एंड अपेरेंट रीजंस फॉर लर्निंग। इन एडिशन इट इज़ एन अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग विच इज़ बेस्ड ऑन लर्नर नीड। अब यानी कि जो ESP है उसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि वो स्टूडेंट्स को इस काबिल बना देती है कि वो अपने किसी भी फील्ड में जो उनका स्पेसिफिक फील्ड है, उनका जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, यानी कि उनकी जो नीड से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं, चाहे वो उनका ऑक्यूपेशनल हो सकता है, ट्रेड से रिलेटेड हो सकता है, कम्युनिकेशन के लिए हो सकता है, या फिर किसी इंटरव्यू के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अपने एकेडमिक पर्पस के लिए वो इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं, तो उनकी नीड्स को वो क्या करें, फुलफिल करें। और उसके अलावा ऐसे उन्हें स्ट्रेटजीज बताई जाएँ और उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म दिए जाएँ जिसमें वो क्या कर सकते हैं, क्या कर सके, प्रैक्टिस भी कर सके, उनकी वोकैबुलरी जितनी भी इन्हांस हो रही है वो उसे दोबारा रिपीट भी कर सकें और बोल भी सकें, अपनी क्लास के अंदर उसे दूसरों के साथ शेयर भी कर सकें। जब तक इंसान जो कुछ सीख रहा होता है उसे बोलेगा नहीं, अप्लाई नहीं करेगा, तब तक वो उसके ऊपर कमांड हासिल नहीं कर सकेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही